हेलो, नमस्कार और आदाब है आप सब दोस्तों को। आपके दोस्त और रहनुमा इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर हाजिर हूँ। हमसे अक्सर कहा जाता है कि किसी खास एसेंडेंट में पैदा होने से आपको उस एसेंडेंट के मुताबिक कुछ खूबियां मिलती हैं, कुछ सिफात मिलती हैं, कुछ किरदार की पाबंदियां मिलती हैं और कुछ शख्सियतें उन लोगों को अता होती हैं जो किसी खास एसेंडेंट में पैदा हुए हैं। और उस एसेंडेंट में पैदा होने के सबब आप कुछ रवैया भी दिखाओगे, कुछ माइल दिखाओगे और कुछ सलाहियतें दिखाओगे, इस लिहाज से कि आपकी कुल्ली तौर पर नुमाइंदगी कैसी होगी, आपकी एनर्जी कहाँ फोकस होगी और आप रोजमर्रा के मामलात कैसे निपटाओगे। नेट पर कुछ वीडियोस आपकी जिंदगी के मकसद को भी एसेंडेंट से जोड़ के बात करती है। अब ये तो सच है कि किसी खास एसेंडेंट में पैदा होने से इंसान को वो एसेंडेंट की खूबियां और सिफात मिलती है और उसके हाकिम यानी लग्न लॉर्ड की भी सिफात मिलती है, तो उस नुक्ते को नकारा नहीं जा सकता। वो जन्म पत्री के तगजिए और बाद में नतीजों के ज़हुआ का बेहद अहम हिस्सा है। अलबत्ता ये बयान करना कि जिंदगी का मकसद आपके एसेंडेंट से जुड़ा है या फिर आपकी खूबियां ज्यादा इसी एसेंडेंट पर मुनहसिर है, ये पूरी तरह सही नहीं है, बल्कि हकीकत इससे बहुत दूर है। तो फिर सच क्या है? चलो एक मिसाल लेते हैं। फलाने एसेंडेंट में पैदा हुए लोगों को उस एसेंडेंट यानी लग्न के मुताबिक खूबियां बता दी जाती हैं। हालांकि मुख्तलिफ सितारों को मुख्तलिफ खानों की हुकूमत दे दी गई है, मतलब कि वो खास सितारा उस खास घर से जुड़े रिश्तों और मामलात के ज़हुआ को कंट्रोल करता है। मसलन एक मेष लग्न वाले शख्स के लिए, हालांकि आप उसे मेष में पैदा होने की वजह से मेष की खूबियां दे सकते हो, लेकिन उसकी 7वीं खाने पर तुला की हुकूमत है जिसका हाकिम शुक्र है। तो जो ताल्लुकात तुला दिखाता है, जो अद व तवाजुन तुला दिखाता है और जो शुक्र उस सितारे का हाकिम है, वो इस बात में बड़ा दखल रखेंगे कि 7वीं खाने के नतीजे या रिश्तों के नतीजे कैसे जाहिर होते हैं। यहाँ मेष में पैदा होना कम अहमियत रखता है, लेकिन तुला के जरिए शुक्र का 7वीं खाने पर राज करना ज्यादा अहम है। इसकी वजह यह है कि सिर्फ एसेंडेंट में पैदा होने से आपको पूरी खूबियां नहीं मिल सकती, क्योंकि एसेंडेंट का मालिक या तो कंबस्टेड हो सकता है, या फिर कमजोर डेबिलिटेटेड हो सकता है, या फिर किसी बुरे योग में चला गया हो, या फिर अपने ऊंचे दर्जे एक्साल्टेशन वाली निशानी में भी हो सकता है। तो एक ही एसेंडेंट में पैदा हुए हर शख्स में एक जैसी खूबियां नहीं हो सकती, बल्कि इंसान को एक पूरा खाका मिलता है, और वो खाका सिर्फ एसेंडेंट की वजह से नहीं होता। एसेंडेंट का इसमें बस इतना किरदार है कि उसने पहले घर की हुकूमत अपने पास रखी और बाकी सितारों को दूसरे घरों की हुकूमतें बांट दी गईं, और काफी हद तक एसेंडेंट जो खूबियां देता है उनका ज़हुआ यहीं से होता है। तो मेष लग्न वाले के लिए, चूंकि मेष पहले घर का मालिक है, इसलिए दूसरे घर का राज वृषभ के पास है, तो यहाँ शुक्र को दूसरे घर की हुकूमत मिल गई। तीसरे घर का राज मिथुन होने की वजह से बुध के पास है, तो बुध को हुकूमत मिली, ना कि मंगल को जो लग्न का मालिक है। ये कहना कि दूसरे घर के मामलात में शख्स मेष के ज़हुआ के मुताबिक बर्ताव करेगा, या तीसरे घर, बातचीत, छोटी यात्रा के मामले सब मंगल की एनर्जी से जुड़े होंगे सिर्फ इसलिए कि वो मेष में पैदा हुआ है, ये सच नहीं। जिस खास सितारे को उस घर की हुकूमत मिली है, वो उस घर के ज़हुआ में एसेंडेंट से बढ़ के हिस्सा लेगा। यहाँ हम उनमें पड़े ग्रहों की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उस जन्म पत्री की बात कर रहे हैं जिसमें और भी ग्रह हैं, लेकिन खास सितारों की हुकूमत तो पहले से तय है। उनमें पड़े ग्रह बिल्कुल अलग तरह का ज़हुआ लाएंगे, लेकिन सितारों के खास घरों पर हुकूमत करने की वजह से वो सितारे उस घर के ज़हुआ में बड़ा हिस्सा लेंगे। तो मेष लग्न वाले के लिए 10वां घर मकर राशि की एनर्जी से भरा होगा, और मकर की एनर्जी और शनि की हुकूमत का दबदबा होगा, ना कि मंगल का। मेष लग्न वाले का 4था घर कर्क राशि के अधीन है, जिसका मालिक चंद्र है। तो कर्क राशि और चंद्र की खूबियां, उसके एट्रीब्यूट्स और उसकी शख्सियत 4थे घर पे राज करेगी, मंगल नहीं। तो हम ये कह रहे हैं कि किसी खास एसेंडेंट में पैदा हुए शख्स के ज़हुआ का पूरा पैमाना सिर्फ एसेंडेंट की नहीं, बल्कि सारे घरों की एनर्जी के मिले जुले तासुर पर होगा। और यही है सियारा एनर्जी का वो खाका जो आपको किसी खास एसेंडेंट में पैदा होने से मिलता है।
कुछ दिन पहले मैंने जन्मपत्री में एक दूसरे के खिलाफ ताकतों के खाके पर एक वीडियो बनाया था। बराए मेहरबानी उस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि सियारा एनर्जी क्या चीज है और वो कैसे जाहिर होती है। ये वीडियो इस बारे में है कि जब आप किसी खास एसेंडेंट में पैदा होते हैं, मसलन मेष लग्न में, तो सियारा एनर्जी का खाका क्या होता है। मेष लग्न वाले के लिए शुक्र दूसरे घर और 7वें घर का मालिक है। तो शुक्र अब दूसरे घर से जुड़ गया जो कि उसूल है, आपके मूल्य और तहजीब, आपका खानदान, खानदानी कारोबार, खान पान, आपकी जबान और साथ में पैसा, कमाई और बचत, ये सब दूसरे घर और शुक्र की हुकूमत से जुड़े। और 7वां घर साझेदारी, टीम वर्क, कारोबार, लोगों से रोजमर्रा के मेल जोल और तुला राशि की तराजू और रिश्तों वाली एनर्जी से भरा है। तो रिश्तों में तवाजुन, पार्टनर और बीवी बच्चों के साथ काम करना, ये सब 7वें घर से जाहिर होते हैं। ये सब शुक्र की एनर्जी है। लेकिन मेष लग्न वाले के लिए शुक्र की और क्या एनर्जी है, कभी कभी हम ये देखना भूल जाते हैं और यहीं पर हम मेष लग्न वाले के पूरे खाके को देखने से चूक जाते हैं। पूरा खाका ये होगा कि ग्रह हर राशि के बारे में कैसे जाहिर होंगे। मिसाल के तौर पर मेष लग्न वाले के लिए शुक्र कन्या राशि में कमजोर हो जाता है, लेकिन वो 12वें घर में मीन राशि में ऊंचा एक्साल्टेड हो जाता है। तो आपकी शुक्र एनर्जी, जब आप किसी खास घर के लिए एनर्जी जमा कर रहे होते हो, तो आपको उस घर के लिए उस ग्रह के ज़हुआ को देखना होगा। और इसी तरह आपको सारे ग्रहों को सारे घरों के लिहाज से देखना चाहिए। मिसाल के लिए शुक्र को तीसरे घर के बारे में देखें। तीसरे घर के लिए शुक्र की एनर्जी क्या है। मेष लग्न वाले के लिए तीसरा घर मिथुन राशि की एनर्जी से भरा है। तो आपके भाई बहनों, खास करके छोटे भाई बहन, क्योंकि तीसरा घर भाई बहनों को भी दिखाता है, के साथ बातचीत में शुक्र का मतलब ये है कि आप उनकी कदर करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं और उनके साथ खड़े रहते हैं और रिश्ते में ज्यादा तवाजुन लाते हैं। ये है कैसे शुक्र की एनर्जी तीसरे घर, जो मिथुन है, में जाहिर होगी। हालांकि ये बातचीत पर भी मुनहसिर है, तो आपको अपने भाई बहन से इस बारे में काफी बातचीत करनी होगी कि आप तवाजुन चाहते हैं और यही तरीका अपनाना चाहिए भाई बहन के साथ, चाहे वो आपसे छोटे ही क्यों ना हो। उस रिश्ते में तवाजुन लाना जरूरी है शुक्र के एतबार से, ना कि उन पे राज करने या अगुवाई करने के लिहाज से, क्योंकि ये सिंह, लियो की एनर्जी नहीं है। यहाँ तीसरे घर में मिथुन की एनर्जी है और अब आप इसमें तुला, शुक्र की एनर्जी ला रहे हो। तो जहन में रखो कि जब मेष लग्न वाले अपने छोटे भाई बहनों से पेश आते हैं और शुक्र की एनर्जी शामिल हो, तो आपको ज्यादा तवाजुन लाना होगा। अगर आप वहां कर्क राशि की एनर्जी ला रहे हो, मतलब चंद्र की एनर्जी ला रहे हो, तो तवाजुन के साथ बातचीत करना और ये दिखाना कि आपको फिक्र है, आप सपोर्ट कर रहे हो, आप उनके साथ हमदर्दी रखते हो, इस तरह से पेश आना होगा। अगर आप सूर्य की एनर्जी ला रहे हो, तो जहन में रखो कि सूर्य अगुवाई के बारे में है। सूर्य सबसे पहले आगे बढ़ने और रजामंदी दिखाने के बारे में है। तो फिर आपको अपने भाई बहन के सामने ये दिखाना होगा, उनसे कहना होगा और उनके साथ हमदर्दी रखनी होगी कि मैं पहला कदम उठाने को तैयार हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तो मैं तुम्हारी और तुम्हारे छोटे भाई बहनों की मदद के लिए पहला कदम उठाऊंगा। खुद रिश्ते में अगुवाई करूंगा, लेकिन उन पे राज करने की नीयत से नहीं, बल्कि उनकी परवरिश करने और बराबरी के रिश्ते के तौर पर। इस तरह शुक्र, चंद्र और सूर्य की मिली जुली एनर्जी मेष लग्न वाले के लिए तीसरे घर या भाई बहनों के बारे में जाहिर हो सकती है। और तीसरे घर के और भी मामले हैं, छोटी यात्राएं, पड़ोसी, आपका अंदाज ए बयां, आपकी फन्नी सलाहियतें, बहुत सारी एनर्जी तीसरे घर में आती है। इसीलिए एक घर में एनर्जी के ज़हुआ के जितने इम्कानात हैं, वो बेशुमार है। अब जरा सोचो, सिर्फ 12 एसेंडेंट हैं और अरबों लोग पैदा हो चुके हैं और लाखों सालों से मर चुके हैं, शायद खरबों लोग आए और गए। तो आपके पास सिर्फ 12 किस्म के लोग नहीं हो सकते, और इसीलिए उनमें से हर एक के लिए तरह तरह के इम्कानात और तदबीरें बनाई गई हैं, जिसमें ग्रहों को अलग अलग डिग्री पे रखना, अलग अलग पहलू, एस्पेक्ट और अलग अलग योग शामिल है, ताकि इतने सारे इम्कानात मुमकिन हो सके और रूह इन तमाम किस्मों को अनुभव कर सके
और उनके अनुभव से अपने आप से बाखबर हो सके, खुद को पहचान सके और आखिर में परम ऊर्जा सुप्रीम एनर्जी के मुकाम को हासिल कर सके। परम ऊर्जा का मकसद है खुद को जानना, और खुद को जानने के लिए वो अलग अलग रूहों को दुनिया में भेजता है ताकि वो मुख्तलिफ किस्म के हालात का अनुभव करें और खुद को पहचानने, सेल्फ रियलाइजेशन और उठने और परम प्रभु से मिलने के जरिए। और जब आप अपना सब मोक्ष पूरा कर लेते हो, तब आप परम प्रभु से जाकर मिलते हो, अपने सारे अनुभवों को उनके सामने पेश करके, और उससे खुद को पहचानना और बुलंद होता जाता है। तो सारी रूहें बस यही कर रही हैं कि अपनी खुद की पहचान सेल्फ में हिस्सा डाल रही है और उसके जरिए परम ऊर्जा की पहचान में हिस्सा डाल रही है। और इस तरह हमें मुख्तलिफ तरह के हालात, मुख्तलिफ किस्म की जिंदगी जीने के लिए तरह तरह के इम्कानात दिए गए हैं। और इसलिए ये देखना कि एसेंडेंट की कुछ खास खूबियां हैं सिर्फ सियारा एनर्जी या सितारा एनर्जी की वजह से सच नहीं है। सारे घरों की सारी एनर्जी की आप मुख्तलिफ किस्म के रिश्तों, मामलों और हालात से कैसे निपटते हो, सब मिलके एक खूबी, कैरेक्टर बनाती है। दूसरी तरफ जब आप कर्क लग्न वाले के लिए शुक्र की एनर्जी देखते हो, मैं यहाँ शुक्र की और मिसालें दे रहा हूँ ताकि आप देख सको कि शुक्र अलग अलग एसेंडेंट में कैसे काम करता है, और फिर दूसरे ग्रहों को भी इसी तरह देखा जा सकता है। मैं शुक्र की ज्यादा मिसाल दे रहा हूं ताकि आप तुलना कर सको कि शुक्र अलग अलग एसेंडेंट के लिए एक जैसे पैमाने पे कैसे जाहिर होता है, बजाय के अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन डालने के। बेशक मैंने पहले बुध और चंद्र की शमूलियत के बारे में भी बात की, चलते चलते हम वो स्निपेट्स भी डालेंगे, लेकिन यहाँ मैं काफी हद तक शुक्र की एनर्जी पर ही टिका रहूंगा 2-3 अलग अलग एसेंडेंट्स में, ताकि हम उस एनर्जी को बेहतर समझ सकें। और फिर बाद में आप देख सकते हो कि दूसरे सितारों और दूसरे ग्रहों की एनर्जी उस खास एसेंडेंट के लिए कैसे चलती है। मिसाल के लिए एक कर्क लग्न वाले के लिए शुक्र उसके चौथे घर और उसके 11वें घर का मालिक है। चौथा घर तुला राशि के अधीन है, मतलब चौथे घर की हुकूमत तुला को दी गई है। तुला मतलब रिश्ते, तवाजुन, इसीलिए कर्क वाला घर पे ज्यादा फोकस करता है। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं कि कर्क है तो वो अपने ऊपर खोल शैल धोता है, मतलब घर अपने साथ धोता है। यही सिर्फ ज़हुआ नहीं है। दूसरा ज़हुआ ये है कि शुक्र चौथे घर पे तुला राशि के जरिए राज करता है, रिश्तों के जरिए, जो चीज आपको अपनी तरफ खींचे, अट्रैक्ट, उसके जरिए। और इसीलिए कर्क वाला अपने घर की तरफ खींचा चला आता है, उसे घर पे ज्यादा आराम मिलता है। तो ये है वो दूसरा खाका या दूसरी एनर्जी जो कर्क वाले के पूरे खाके में इजाफा करती है। अब शुक्र 11वें घर का भी मालिक है। इसका ज़हुआ क्या है? चलो ये ना देखें कि शुक्र कहाँ पड़ा है, बल्कि देखें कि शुक्र की वो एनर्जी क्या है जो आप पैदाइशी लेकर आए हो। चौथे और 11वें घर के मालिक होने का मतलब है कि घरेलू जिंदगी और तवाजुन और रिश्तों का मिलाप 11वें घर से हो रहा है, जो समाज, सामाजिक ताल्लुकात, ख्वाहिशात, तमन्नाएं, मुरादें पूरी होना और बड़े अदारे में काम करना है। ये सारी एनर्जी इकट्ठी हो रही है। इसका मतलब ये है कि कर्क लग्न वाले की ख्वाहिशात और तमन्नाएं चौथे घर से जुड़ी हुई है। उसकी अधिकतर ख्वाहिशात और तमन्नाएं खानदान, रिश्तों, तवाजुन और खानदान और घर के साथ जज्बाती रिश्तों के बारे में है। उसकी ज्यादातर ख्वाहिशात खानदान और घर से मुताल्लिक है। इस तरह देखना चाहिए, ना कि बस इतना कहना कि कर्क है तो शख्स ऐसा है। ये एसेंडेंट के ज़हुआ का सही और सही अंदाजा नहीं है, लेकिन ये सारी एनर्जी, अलबत्ता फिर भी जब आप कर्क लग्न वाले के तीसरे घर को देखते हैं तो यहाँ शुक्र कमजोर हो जाता है, क्योंकि यहाँ कन्या राशि की एनर्जी है। अब चूंकि यहाँ कन्या राशि की एनर्जी है और ये उसके छोटे भाई बहन की भी नुमाइंदगी करता है, इसका मतलब ये है कि अगर आप बहुत ज्यादा दखल अंदाजी, नोसिनेस दिखाने की कोशिश करोगे, कन्या मतलब तजसूस, क्यूरियोसिटी, कन्या मतलब हर बात की तह में जाना और हालात का तज्जिया करना, ऐब निकालना, किसी चीज को पूरा परफेक्ट बनाने की कोशिश करना, और तुम अपने छोटे भाई बहन के मामलों में बहुत दखल दोगे और तज्जिया करके उनकी मदद करने की कोशिश करोगे। ये कहोगे कि तुम्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए,
बजाय के मददगार बनने की कोशिश करने के या एक बराबरी वाला या हमदर्दी वाला रिश्ता रखने के। अगर तुम ऐसा करोगे क्योंकि ये खाका तुम्हें दिया गया है, तो तुम अपने छोटे भाई बहन के साथ अपना रिश्ता खराब कर लोगे। क्योंकि शुक्र तीसरे घर में कन्या राशि के साथ कमजोर हो जाता है, तो छोटे भाई बहनों के साथ पेश आना एक चुनौती हो सकती है अगर तुम कन्या एनर्जी को यहाँ लाओ, क्योंकि यही खाका है। लेकिन तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें एक कदम पीछे हट जाना चाहिए और बहुत ज्यादा दखल अंदाज नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा तजस्सुसी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा चुभने वाले या तजस्सुसी नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने आप को एक दूरी पे रखो और दूर से ही अपने भाई बहन की मदद करने की कोशिश करो। वरना हो सकता है भाई बहन तुम्हें बहुत दखल देने वाला समझे और तुम उस शख्स को बहुत ज्यादा मदर माँ जैसा प्यार ना करो। क्योंकि यहाँ चौथे घर की एनर्जी जो तुला है, तीसरे घर जो कन्या है, से जुड़ने की कोशिश कर रही है। तुम ये देख रहे हो कि शुक्र की एनर्जी तीसरे घर से कैसे मुताल्लिक होगी। यहाँ शुक्र कमजोर हो जाता है। यहाँ तवाजुन और रिश्तेदारी, बैलेंस एंड रिलेशनशिप सही तरीका नहीं है, बल्कि एक कदम पीछे हटो और भाई बहन को खुद आगे बढ़ने दो और तुम बाहर से सपोर्ट बने रहो। और सिर्फ जब वो पूछे तभी तुम तगजिया कर सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा तगजिया नहीं और भाई बहन में बहुत ज्यादा नुक्स ना निकालो, क्योंकि फिर चुनौती खड़ी होगी। यही वजह है कि कर्क लग्न वालों के लिए तीसरा घर कन्या होने के सबब फन्नी तौर पर या गाना बजाना आसानी से नहीं आता, उन्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और यही वजह है कि उन्हें अक्सर जुकाम और खांसी भी बहुत होती है, सिर्फ इसलिए नहीं कि कर्क पे चंद्र की हुकूमत है, बल्कि इसलिए भी कि तीसरे घर में शुक्र कमजोर होता है और शुक्र चौथे घर का मालिक है। चौथा घर सीने, छाती का इलाका है और तीसरा घर गले का इलाका है। तो शुक्र के कमजोर होने की वजह से गाने, आवाज में आपको अक्सर जुकाम खांसी किसी और से ज्यादा हो सकती है। सीने में जकड़न भी हो सकती है अगर ग्रह भी किसी परेशानी में हो या किसी तगजिया में हो या किसी बुरे हालात में हो। लेकिन अगर आप कर्क लग्न के लिए सूर्य की एनर्जी देखना चाहते हैं, सूर्य दूसरे घर का मालिक है, तो यहाँ पैसा, कदरें, वैल्यू, उसूल, प्रिंसिपल्स तीसरे घर से जुड़ रहे हैं। तुम उन्हें तीसरे घर से जोड़ने की कोशिश कर रहे हो। सूर्य कन्या जो कर्क लग्न का तीसरा घर है में बहुत आरामदेह नहीं है। तो अगर तुम अपने छोटे भाई बहनों के ऊपर अगुवाई जमाने की कोशिश करोगे या फिर छोटी यात्राओं में या मार्केटिंग में या अपनी बातचीत में, तो परेशानी हो सकती है, क्योंकि लोग तुम्हें बहुत दखल अंदाज, बहुत तगजिया करने वाला और दूसरों पे राज करने की कोशिश करते हुए, अपनी अगुवाई दूसरों पे थोपते हुए या दूसरों पे बॉस बनने की कोशिश करते हुए देख सकते हैं। इस तरह तुम देखे जा सकते हो, क्योंकि ये एनर्जी का खाका है जो तुम्हें दिया गया है। इसलिए अगर तुम कर्क लग्न वाले हो तो तुम्हें सावधान रहना होगा कि छोटे भाई बहन से जुड़ते वक्त अगुआ बनने की कोशिश ना करो। भले ही भाई बहन तुमसे छोटे हो, बॉस बनने की, ये कहने की कि तुम्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए और तगजिया करने के अंदाज में उनके पास जाने की, या बहुत ज्यादा मदर माँ जैसा प्यार दिखाने की, या बहुत ज्यादा परवरिश करने की कोशिश करने की कि तुम माँ बनकर सामने आओ। इसलिए छोटा भाई बहन मुड़ के कह सकता है, तुम मेरे बाप नहीं हो, तुम मेरी माँ नहीं हो, तो ऐसा बनने की कोशिश मत करो। एक कदम पीछे हटो। मैं नहीं चाहता कि तुम आके मेरी परेशानियों पे चर्चा करो। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी चुनौतियों में बहुत दखल अंदाजी करो। तो ये है अगर तुम वहां सिंह, लियो की एनर्जी लाओगे। इसलिए तुम्हें रिश्ते में बहुत सावधान रहने की जरूरत है। वैसे ही जहां तक माँ का ताल्लुक है, शुक्र की एनर्जी यहाँ जबरदस्त मौजूद है। तो माँ के साथ ज्यादा तवाजुन वाला रिश्ता रखने की कोशिश करो। कभी कभी माँ को भी अपनी राय रखने दो जब तुम अपनी राय रख सकते हो। कभी कभी माँ को अपने जज्बात दिखाने दो जब तुम भी अपने जज्बात दिखाओ। ये उससे बेहतर तरीका है, बजाय कि या तो माँ की परवरिश से पूरी तरह दब जाओ या फिर माँ को पूरी तरह से पीछे धकेलने की कोशिश करो। हर राशि, हर रिश्ते की खूबियां उस खास राशि की एनर्जी के बड़े संदर्भ में देखी जानी चाहिए, और यही वो खाका है जो तुम लेकर पैदा हुए हो।
और इसी तरह तुम्हें समझना चाहिए कि अलग अलग ग्रहों की पोजीशन या एनर्जी वहां कैसे काम करेगी और किस एनर्जी को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना है। और इसीलिए अलग अलग राशियां अलग अलग घरों पे राज करती हैं। ये एक खाका है जो तुम्हें दिया गया है, जो बताता है कि क्या बेहतर काम करेगा, क्या बेहतर नहीं करेगा, किस ग्रह की एनर्जी को आगे लाना है, किस ग्रह की एनर्जी को आगे नहीं लाना है, किस ग्रह की एनर्जी को उस घर के मामले से निपटने के लिए जोड़ना है, किस ग्रह की एनर्जी से उस घर के मामले में बचना है। मिसाल के तौर पर कर्क लग्न वाले के लिए चौथा घर तुला राशि के अधीन है। तुम्हारी मंगल एनर्जी यहाँ कोई खास रोल नहीं अदा करेगी। मंगल एनर्जी, मंगल पांचवें घर का भी मालिक है और पांचवां घर वृश्चिक स्कॉर्पियो की एनर्जी है। तो बहुत ज्यादा रिस्क लेने की कोशिश करना जो पांचवां घर दिखाता है, या बहुत ज्यादा बचकाना या नासमझी वाला रवैया दिखाना, क्योंकि पांचवां घर बच्चों का घर भी है, या किसी को पढ़ाने लिखाने की कोशिश करना और उसमें वृश्चिक एनर्जी की वजह से दूसरे लोगों के राज या मामलों में दखल अंदाजी करना, तो तुम वहां चुनौती खड़ी कर रहे हो, मुश्किलें पैदा कर रहे हो। तो कर्क लग्न वाले के चौथे घर के मामलों से निपटने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि ज्यादा शुक्र जैसी एनर्जी इस्तेमाल करो, और वो एनर्जी जो यहाँ अच्छी है। शनि तुला राशि में ऊंचा हो जाता है, एक्साल्टेड, तो शनि की एनर्जी, सब्र, वफादारी, डटे रहने की एनर्जी तुम्हारे लिए चौथे घर के मामलों से निपटने में बेहतर काम करेगी। और शुक्र एनर्जी इस्तेमाल करना बेहतर होगा जब तुम चौथे घर के मामलों से निपट रहे हो, बजाय या तो मंगल एनर्जी इस्तेमाल करने के, क्योंकि मंगल कर्क की कुदरती राशि में कमजोर हो जाता है, या बुध की कन्या एनर्जी का तज्जिया इस्तेमाल करने के, खास तौर पे रिश्तों से जुड़े मामलों में। ये तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा। इसलिए किसी भी एसेंडेंट को देखो, जब भी किसी एसेंडेंट को देखो तो सारी एनर्जी को इकट्ठा देखो कि वो एनर्जी कैसे जाहिर हो रही है, और उस खास घर के लिए कौन सी राशि की एनर्जी बेहतर काम करेगी, कौन सी राशि की एनर्जी बेहतर नहीं करेगी, और उस राशि की एनर्जी का इस्तेमाल करना जो उस घर के लिए ज्यादा ताकतवर, ज्यादा दोस्ताना या ज्यादा मौजूद हो, जिसपे उस वक्त ग्रह की हुकूमत हो। वो तुम्हें उस घर के नतीजों को बेहतर तरीके से जाहिर करने में मदद करेगा, बजाय एक दुश्मन ग्रह की एनर्जी इस्तेमाल करने के जो या तो वहां कमजोर हो जाता है या उस खास राशि का दोस्ताना ग्रह नहीं है। एक वृश्चिक लग्न वाले के लिए शुक्र 12वें घर का मालिक है और 7वें घर का भी मालिक है। तो अब 7वां घर रिश्तों, वादे पैमान, कारोबार, दूसरे लोगों से रोजमर्रा के मेल जोल के बारे में है, और 12वां घर विदेशी मामलों, गैर मुल्क लेकिन नुकसान, फिजूल खर्ची, जरूरत से ज्यादा खर्च सब जुड़ रहे हैं। लेकिन शुक्र 12वें घर में ऊंचा हो जाता है, एक्साल्टेड। इसलिए जब भी तुम रिश्तों के मामलों से निपट रहे हो, और अगर तुम रिश्तों में एक तवाजुन वाले अंदाज से निपटोगे जो 7वां घर और तुला राशि दिखाते हैं, तो तुम्हें बेहतर फायदा होगा, बजाय या तो रिश्ते में ऊपरी हाथ लेने की कोशिश करने के, या फिर बच्चे वाला रोल अदा करने के, या फिर माथत वाला हिस्सा बनने के। तुम्हें तवाजुन कायम रखना होगा और लोगों से उसी हिसाब से पेश आना होगा। अलबत्ता वृश्चिक लग्न वाले के लिए चुनौती ये भी है कि शुक्र 11वें घर में कमजोर हो जाता है, जो कन्या राशि है। तो 11वां घर क्या है? 11वां घर आम समाज है, तुम्हारा बढ़ा हुआ नेटवर्क। और इसलिए आम समाज में वृश्चिक राशि वालों की नेक नामी, रिप्यूटेशन, शुक्र एनर्जी के लिहाज से ये है कि ये लोग बहुत रहस्यमयी, मिस्टीरियस हैं, बहुत सेक्सी या यौन भावना वाले हैं, और कभी कभी इन पे भरोसा नहीं कर सकते। तो आम तौर पे समाज में वृश्चिक राशि वालों की खूबियां या बदनामी, क्योंकि 11वां घर वही है जहां शुक्र कमजोर होता है, और वो है आम समाज, बड़ा हुआ समाज, सामाजिक नेटवर्क। वो वृश्चिक राशि वालों को गलत समझते हैं, और इसीलिए आम तौर पे वृश्चिक राशि वाले गलत समझे जाते हैं, क्योंकि 11वें घर में शुक्र की कमजोर एनर्जी है। और इसलिए नजदीकियों, इंटीमेसी के मामलों में लोग सोचते हैं कि वृश्चिक राशि वालों पे भरोसा नहीं कर सकते, वो बहुत सेक्सी है, उनको समझना मुश्किल है, वो बहुत रहस्यमयी है, तुम नहीं जानते कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। इसलिए कई बार तुम जानते हो, लोग वृश्चिक राशि वालों से दूरी बना के रखेंगे, या उन्हें मिस करेंगे,
या गलत समझेंगे या उनके बारे में कुछ और ही सोचेंगे, क्योंकि एनर्जी ही गलत फहमी वाली एनर्जी है। क्योंकि शुक्र 11वें घर में कमजोर हो जाता है, लेकिन शुक्र 5वें घर में ऊंचा हो जाता है, एक्साल्टेड। इसलिए वृश्चिक राशि वाले ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि शुक्र 5वें घर में ऊंचा है और 5वां घर रोमांस है। तो वृश्चिक राशि वाले कभी कभी अपनी रोमांटिक लाइफ में रिस्क ले सकते हैं और बच निकलते हैं, लेकिन उनकी नेक नामी पर दाग लग सकता है। और फिर वृश्चिक राशि वालों को रोमांस के ज्यादा मौके मिल सकते हैं और वो रोमांस में कामयाब भी हो सकते हैं। उनमें लोगों को अपनी तरफ खींचने का मैग्नेटिज्म भी है, और अगर वो ऐसा इरादा रखते हैं तो एक से ज्यादा रिश्ते भी रख सकते हैं। लेकिन बेशक नेक नामी पर दाग लग सकता है, क्योंकि 11वें घर की एनर्जी भी अपना रोल अदा करेगी। इसलिए ये देखते हुए कि ग्रहों की एनर्जी अलग अलग घरों में अलग अलग हिस्से कैसे अदा करती है, किसी को वृश्चिक लग्न वाले के लिए ये देखना चाहिए कि रिश्तों में नुकसान है जहां समाज और नेक नामी का ताल्लुक है, लेकिन फायदा 5वें घर का है। इसलिए क्योंकि शुक्र 12वें घर का मालिक है छिपे हुए खजानों का, और शुक्र वृश्चिक लग्न वाले के लिए 12वें घर में बहुत ताकतवर है, क्योंकि वो तुला राशि का मालिक है। इसलिए अगर तुम शुक्र एनर्जी को 5वें घर से जोड़ रहे हो और शुक्र एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हो तवाजुन, रिश्तों, रोमांस, नजदीकी के लिए, तो वृश्चिक राशि वाला शख्स ज्यादा कामयाब होगा। लेकिन नुकसान जो 12वां घर दिखाता है वो सामाजिक ताल्लुकात में आएगा। फायदा ज्यादा नजदीकी, ज्यादा पार्टनर, मिसाल के तौर पे आएगा। और इसी तरह तुम वृश्चिक लग्न वाले के लिए शुक्र की एनर्जी को सारे अलग अलग घरों में देख सकते हो। अगर तुम शुक्र एनर्जी को दूसरे घर से जुड़ा देख रहे हो, दूसरा घर धनु राशि है और धनु राशि धर्म के बारे में है। दूसरा घर उसूल और कदरों, प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज के बारे में भी है। लेकिन ये आग वाली राशि भी है, मतलब तुम्हें बहुत आग वाली, बहुत ताकतवर राशि बनना नहीं है। खानदान से जुड़ा, तुम्हारे करीबी रिश्तेदार जो तुम्हारे साथ रहते हैं, तुम्हारे पिता, तुम्हारी माँ, तुम्हारे भाई बहन, वो खानदान जिसमें तुम पैदा हुए, लेकिन तुम्हें अपने उसूलों को साथ लेकर चलना होगा। तुम्हें खानदानी उसूलों, खानदानी कदरों को निभाना होगा, और ये एक फर्ज है। दूसरे घर के मामलों से जुड़ो, तुम्हारा अपने खानदान के प्रति एक पक्का फर्ज है, और तुम्हें अपने खानदान से जुड़ना ज्यादा एक फर्ज की तरह होगा। जब शुक्र एनर्जी लाई जाती है जहां तुम्हारा प्यार और मोहब्बत हो, तो ये तुम्हारा फर्ज है कि उनके साथ खड़े रहो। ये तुम्हारा फर्ज है कि उनसे प्यार करो, और तुम्हें ये खानदानी उसूलों, खानदानी कदरों के साथ करना होगा जो खानदान ने तुम्हें सिखाए है, और इससे बाज नहीं आना है। इसी तरह तुम एक अलग एसेंडेंट के लिए अलग अलग एनर्जी जाहिर करते हो, और फिर तुम सबको इकट्ठा करते हो, और फिर एसेंडेंट की कुल्ली खूबी एक खाके की तरह तुम्हें दे दी जाती है। तुम आखिर में कौन हो, ये उन सारे ग्रहों पे मुनहसिर होगा जो तुम्हारी अपनी जन्म पत्री में रखे हैं। वो सब मिलके एक अलग पहलू जोड़ते हैं। ये एक अलग जोड़ा गया पैमाना है उस खाके के ऊपर जो तुम एसेंडेंट में पैदा होने की वजह से लाए हो, लेकिन वो अलग अलग घरों से जुड़ी सारी राशियों की एनर्जी को इकट्ठा करता है, ना कि सिर्फ एसेंडेंट को अकेले। एक वृषभ लग्न वाले के लिए रिश्तों के मामले में ये थोड़ा और पेचीदा हो जाता है। वृषभ पे शुक्र की हुकूमत है और छठा घर भी शुक्र के अधीन है। हालांकि 7वां घर वो है जहां शुक्र बहुत ताकतवर है, क्योंकि वो 7वें घर का कारक कराका है। लेकिन वृषभ लग्न वाले के लिए 7वां घर मंगल के अधीन है, क्योंकि ये वृश्चिक राशि है। लेकिन मंगल तुम्हारे 12वें घर का भी मालिक है, तो 12वां घर नुकसान का और 7वां घर रिश्तों का, ये छठे घर से जुड़ रहा है जिस पे वृषभ की हुकूमत है, और लग्न से भी, तुम्हारी नेक नामी से भी। और इसलिए शुक्र की एनर्जी जब 7वें घर पे लागू होती है, तो इसका मतलब है कि कभी कभी वृषभ राशि वाले अपने पार्टनर को अच्छी तरह समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि 7वें घर में वृश्चिक एनर्जी है। तो तुम या तो अपने पार्टनर को गलत समझ सकते हो, या सोच सकते हो कि पार्टनर बहुत रहस्यमयी है या राज रखता है, और अगर तुम उनसे रिश्ते में तवाजुन लाए बिना, उन्हें वो जगह दिए बिना जो तुला एनर्जी को तारीफ करनी चाहिए, तो ये अच्छा है। हालांकि यहाँ तुला के पास छठे घर की एनर्जी है,
जो रिश्ते में नुकसान भी है। मतलब अगर तुम रिश्ते में तवाज़ुन नहीं लाते, तवाज़ुन का मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी के बारे में सब बताऊं, तुम भी मुझे सब बताओ। यहाँ तुम्हें जगह देनी होगी। तुम अपनी जिंदगी के बारे में जो कुछ भी तुम सोचते हो कि जीवन साथी स्पाउस को जानना चाहिए, वो सब बताओ, लेकिन जीवन साथी को ये तय करने की जगह दो कि वो तुम्हें क्या बताना चाहता है और क्या नहीं बताना चाहता। यही रिश्ते में बराबरी है, वृश्चिक एनर्जी को ध्यान में रखते हुए। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, छठे घर की बराबरी वाली एनर्जी लाओगे, तो वृश्चिक एनर्जी जो ज्यादा जगह चाहती है, वो तुला एनर्जी से पीछे हटने को कहेगी और रिश्ता खराब हो जाएगा। और 12वां घर जो मंगल के अधीन है, जो 7वें घर का भी मालिक है, वो नुकसान, वो ज्यादती, एग्रेशन, वो पुशबैक जो रिश्ते में आ सकती है और रिश्ता आफत में घिर जाएगा। और 12वें घर, छठे घर की एनर्जी और वृश्चिक एनर्जी भी इसमें शामिल है, तो ये टूटने तक भी ले जा सकता है। ये अलगाव, सेपरेशन का सबब बन सकता है या एक बुरा रिश्ता बन सकता है। और इसलिए तुम्हें बहुत बहुत सावधान रहना होगा कि किस एनर्जी को 7वें घर में ला रहे हो। यहाँ 7वें घर की एनर्जी वृश्चिक है, तो उन एनर्जी को ध्यान में रखो और उसी के मुताबिक निपटो। और इसलिए वृषभ राशि वाला जो खाका लेकर पैदा हुआ है रिश्तों के मामले में, 12वें घर के मामले में, छठे घर के मामले में और किसी भी घर के मामले में, वो उस खाके से अलग है जो मेष वाले को मिला है या मिथुन वाले को या कर्क वाले को या मकर वाले को। तो अपने एसेंडेंट में झांको, तुम्हारा जो भी एसेंडेंट है, और फिर देखो कि अलग अलग एनर्जी क्या है। कौन सी राशि की एनर्जी ज्यादा ताकतवर है, कौन सी राशि की एनर्जी कमजोर है, कहाँ कौन सी एनर्जी लानी है, और कौन सी एनर्जी से किस रिश्ते और किस घर के मामले में बचना है, और उसी के आधार पर उस घर और उस रिश्ते के मामलों से निपटो। तुम हर रिश्ते से एक ही तरीके से नहीं निपट सकते। अगर वो तुम्हारे पिता है तो तुम्हें एक अलग किस्म की एनर्जी से निपटना होगा, अगर माँ है तो तुम्हें अलग किस्म की एनर्जी से निपटना होगा, इस आधार पे कि चौथा घर क्या पेश करता है, चौथा घर कौन सी राशि पेश करता है, 9वां घर कौन सी राशि पेश करता है, और उन एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए तुम्हें उस रिश्ते से, उस घर के मामलों से निपटना चाहिए ताकि बेहतर नतीजे मिले, क्योंकि यही खाका है जो तुम्हें दिया गया है। हालांकि आखिर में कुल्ली पोजिशनल प्लेसमेंट, कुल ग्रह स्थितियां जरूर एक बड़ा रोल अदा करेगी, लेकिन तुम इस खाके से शुरू करते हो और फिर बाद में उसको जाहिर करते हो। ये ऐसा है जैसे तुम एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहते हो, एक बहुत बड़ा अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स। हर कोई उस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहता है, तुम जानते हो, ज्यादातर हर कोई अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहता है। डाकघर, पोस्ट ऑफिस से उनका एक ही फासला होगा, बाजार से उनका एक ही फासला होगा, स्कूल से उनका एक ही फासला होगा, लेकिन हर एक शख्स की सवारी, ड्राइव अलग हो सकती है, उनका सफर का तरीका अलग हो सकता है। कोई अपने बच्चों को पैदल स्कूल ले जाना पसंद कर सकता है, कोई अपने बच्चों को स्कूल छोड़ सकता है, उनमें से कुछ अपने बच्चों को स्कूल बस में भेज सकते हैं, कुछ कार पूल कर सकते हैं और अलग अलग घरों से बच्चों को उठाकर स्कूल छोड़ सकते हैं। कुछ बच्चे स्केट करते हुए या साइकिल चलाते हुए स्कूल जा सकते हैं। तो फासला या वो वक्त जो बच्चे को स्कूल पहुंचने में लगता है, अलग अलग लोगों के लिए अलग होगा, और वो है आखिरी ग्रह स्थिति, फाइनल प्लैनेटरी प्लेसमेंट, जो तुम्हारी जन्म पत्री में दी गई है। हालांकि अपार्टमेंट में रहने वाले सबका खाका एक जैसा है, और वो है एसेंडेंट का खाका, और वो सारी राशियां जिन्हें इकट्ठा रखा गया है, जो तुम्हें एसेंडेंट की कुल्ली खूबी दे रही है, और केवल एसेंडेंट एनर्जी ही अकेले नहीं। इसलिए इन अलग अलग एनर्जी के एक साथ आने को और अलग अलग घरों से कैसे निपटना है, उन एनर्जी और राशियों और उनके दोस्ताना और दुश्मन होने के आधार पे ध्यान में रखो, और उसी के आधार पे अलग अलग घरों, अलग अलग रिश्तों और अपनी जिंदगी के अलग अलग हिस्सों के बेहतर नतीजे हासिल करो। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, और अगर आप मुझसे कोई सलाह मशवरा, कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी नीचे दिए गए लिंक्स पर मुझसे राब्ता करिए।
और किसी और वक्त किसी और वीडियो के साथ ये रहे आपके दोस्त और रहनुमा इरफान आपसे इजाजत लेता है। नमस्कार।